Assalamualaikum students, welcome to the 17th lecture of Software Design and Architecture. In our previous lecture what we did was interface design. ठीक है, तो previous lecture में थोड़ी हमने नई बात शुरू की थी, उससे पहले आर्किटेक्चर वाला क्लोज किया था, तो previous में हमने कोई थोड़ी नई बात की और इसमें हमने क्या देखा कि what interface design is. We are all of us very familiar with user interfaces क्योंकि हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए हुए हैं, तो हमें बड़े श्योरिटी है, क्लैरिटी है इस बात की कि यूज़र इंटरफेसेस कहते किसको हैं. ठीक है, तो ये एक वो कम्युनिकेशन का एक चैनल है, कम्युनिकेशन जो हमारे बीच में हो रही है और सॉफ्टवेयर के बीच में हो रही है, और उस कम्युनिकेशन चैनल का जो एक फ्रंट एंड हमें मिलता है, एक जो शक्ल मिलती है, एक जो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, एक नज़र आता है कि जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, दैट्स द इंटरफेस. ठीक है, और यूज़र से कम्युनिकेशन के लिए जो हमें आपको चाहिए होती है, दैट्स द यूज़र इंटरफेस. इसके अलावा सॉफ्टवेयर आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस, और हार्डवेयर से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू हार्डवेयर इंटरफेसेस. ठीक है, तो फिर एक तो हमने देखा कि अच्छा यूजर इंटरफेस इतनी बड़ी बात क्यों है, व्हाई आर वी स्टडीइंग इट एज अ होल साइंस, हम इसको इतनी सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, वो इस वजह से दे रहे हैं कि यूजर इंटरफेसेस जो है ये डिटर्मिन करेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर कितना सक्सेसफुल है. ठीक है, एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर कंसिडर होगा जिसका यूजर इंटरफेस वेल डिजाइंड है, वेल बिल्ट है. अगर यूज़र इंटरफेस अच्छा बना हुआ है तो फिर जो है लोग उसको इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहेंगे, और ये लोग एक तो आपके अपने लोग भी हो सकते हैं जिनके लिए आपने सॉफ्टवेयर बनवाया है, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़, और ये वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने लॉन्ग रन में इसको इस्तेमाल करना है. मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग नहीं है लेकिन मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं. ठीक है, जैसे फेसबुक का इंटरफेस है, तो फेसबुक का इंटरफेस जितना खूबसूरत हो उतने ज्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आते हैं. ठीक है, गूगल का इंटरफेस है, सिंपलिस्टिक है. गूगल का इंटरफेस की रिक्वायरमेंट्स कुछ और है, वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर आपको ऑप्शंस नहीं मिलती, 600 बटन नहीं लगे हुए, 600 चीजें नहीं लगी हुई. सिंपलिस्टिक है क्योंकि उस सॉफ्टवेयर की उस फंक्शन की सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज कुछ और है, उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और है. फेसबुक हाउएवर एक ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बना हुआ है. ठीक है, उसका जो मीनिंग है, उसका जो मकसद है वो कुछ और है, वो लोगों के लिए टाइम के लिए बना हुआ है कि इसलिए कि लोग जो है अपनी सोशल लाइफ जो है वो उसके ऊपर शेयर करें, एंड दी हैप्पी एस्पेक्ट्स और दी फन एस्पेक्ट्स ऑफ दोज. ठीक है, कुछ लोग तो वैसे बहुत ज्यादा सैड एस्पेक्ट्स भी शेयर करते हैं उसके ऊपर. एनी हाउ फेसबुक का मकसद ये है कि आप अपनी लाइफ से अपनी मर्जी के साथ जो है वो फ्री टाइम में से चीजें जो है वो उसके ऊपर शेयर करें. दैट इज नथिंग टू डू विद योर वर्क. आपके काम से कोई ताल्लुक नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से काम कर रहे हैं. ठीक है, गूगल का मकसद कुछ और है. गूगल का मकसद ये है कि आपकी काम या उन चीजों में उसको आपको फैसिलिटेट करते हैं, चाहे आप रिसर्च करते हैं, चाहे आपकी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, तो उसके लिए अब गूगल का मकसद क्या है, सर्च करके चीजें दे देना. सर्च करके चीजें वो क्या दे देगा, जो जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपकी मेंटल नीड से एसोसिएटेड है. ठीक है, वो आपकी इमोशनल नीड से एसोसिएटेड नहीं है, वो आपकी मेंटल नीड से एसोसिएटेड है. तो फिर हमने डिजाइनिंग में ये देखा कि डिजाइनिंग में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका डिजाइन आपके सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुली रिप्रेजेंट करता है तो फिर ये है कि उसकी कस्टमर बेस अच्छी होगी. फिर हमने ये देखा कि हमारे पास इंटरफेसेस के स्टाइल्स क्या हैं. ठीक है, इंटरफेसेस के बेसिकली बनाने के 3 तरीके हैं, और वो 3 तरीके क्या हैं, वो उनके स्टाइल्स हैं, और उसमें हमारे पास क्या क्या इंक्लूड होता है कि इंटरफेसेस हमारे पास स्टैटिक स्टाइल्स के हो सकते हैं, डायनामिक स्टाइल्स के हो सकते हैं, या कस्टमाइजेबल स्टाइल्स के हो सकते हैं. ठीक है, तो स्टैटिक स्टाइल्स में हमारे पास इस तरह की एप्लीकेशंस हैं, मोस्टली डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, जिनके अंदर आपका जो है जो मेन्यू है या इंटरफेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब ऑलरेडी फिक्स्ड है. ठीक है, इसमें हमने एक एग्जांपल देखी थी, एक सिंपल कैलकुलेटर की. विंडोज के अंदर जो कैलकुलेटर बना हुआ आता है, तो उस कैलकुलेटर के अंदर पहले से डिसाइडेड होता है कि कौन कौन से बटन किधर लगेंगे. आप अपनी मर्जी से उन बटन्स को ना तो आगे पीछे कर सकते हैं, ना बटन की क्वांटिटीज चेंज कर सकते हैं. देयर. ठीक है, तो द बटन्स आर देयर and what you can do is use them, not change them. तो हम उसकी लुक एंड फील चेंज नहीं कर सकते. ये स्टैटिक वाला आइडिया है.
कि दी आइटम्स हैव ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, दे आर राइट देयर। आपको कोई नया आइटम, कोई नया टूल नहीं मिल सकता, जो है वही हैं और आप उन्हीं की बेसिस पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक के अंदर फिर हमने 3-4 कैटेगरीज देखी और वो कैटेगरीज इस बेसिस पे डिपेंडेंट है कि ये टूल्स यूजर्स को किन फॉर्मेट्स में अवेलेबल हैं। 1 डायमेंशनल है आपके पास, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, 4 डायमेंशनल है। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल में हमने क्या देखा था कि 1 डायमेंशनल बेसिकली वो है कि जहाँ पे आपके सारे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं या मेन्यू की चीजें अवेलेबल हैं वो अगर खाली की खाली एक्स सिस्टम में हो, वो अगर खाली एक्स कोऑर्डिनेट के अलाउंग हो, खाली एक सिंपल मेन्यू बार दी हुई है तो ये हमारा 1 डायमेंशनल है। और अगर एक्स वाई दोनों सिस्टम में मेन्यू बार भी दी हुई है और साइड बार भी दी हुई है तो ये हमारे पास 2 डायमेंशनल है। और 3 डायमेंशनल हमारे पास वो का है जो एक्स वाई और जी के साथ है, और जी में ये हो रहा है कि हमारे पास यहीं पे टैब्स दिए हुए हैं। ठीक है, इवन अब तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेटेस्ट वर्जन है उसमें भी आपके पास ऊपर टैब्स दिए हुए हैं और टैब्स के साथ से उसके टूल्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, टूल्स की अमाउंट अभी भी लिमिटेड है, नया अभी भी कोई नहीं आ रहा, टूल्स उतना ही है। ठीक है, तो ये टूल्स जो हैं वो आपको कौन कौन से डिस्प्ले हो रहे हैं ये चेंज हो जाते हैं। ये हमारे 3 डायमेंशनल है। और फिर हमारे पास 4 डायमेंशनल है जिनके अंदर आपके पास पॉपअप मेन्यूज भी आ जाता है, और पॉपअप मेन्यूज और स्क्रीन की सारे जो हैं बाकी आइटम्स वो चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन सा मोड खोला हुआ है। ठीक है, अगर आपने रेंडरिंग का मोड खोला हुआ है तो सारे जो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो कुछ और होंगे। अगर आपने कोई वीडियो की रिकॉर्डिंग का मोड खोला हुआ है तो फिर आपके पास जो ऑप्शंस होंगे वो ऑप्शंस कुछ और होंगे। And then we saw a few of the I'm sorry before I continue, इसमें आपको डायनामिक और कस्टमाइजेबल का तो बताया नहीं। डायनामिक वो हमारे पास अवेलेबल इंटरफेसेस हैं जो वेब पे अवेलेबल हैं। ठीक है, जो वेब से रिलेटेड है उनको हम आराम से डायनामिक कह सकते हैं क्योंकि इनमें आपके पास हाइपरलिंक्स वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, और हाइपरलिंक्स क्या है कि जो आपको एक डॉक्यूमेंट से किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर किसी लिंक जो है एक डॉक्यूमेंट किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर आपको ले जाता है। तो अब इसमें क्या है कि आपके फर्स्ट यूजर के किसी एक्शन के बेसिस के ऊपर आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ मेन्यूज, यू आर लुकिंग एट अ कम्प्लीटली डिफरेंट इंटरफेस विद कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स अवेलेबल टू यू। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हाइपरलिंक क्या है कि आपको एक डॉक्यूमेंट से उठा के दूसरे डॉक्यूमेंट में ले जाता है और अगले डॉक्यूमेंट के अंदर इंटरफेस चेंज हो सकता है, जो आपको टूल्स अवेलेबल है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये डायनामिक है कि कुछ हम कर रहे थे, कोई और काम था, कोई और सिलेक्शन थी, कोई और आपके पास इंटरफेस था और आपने अपनी सिलेक्शन या अपना काम चेंज कर लिया, यू एंडेड अप विद अ डिफरेंट वन। ठीक है, एंड देन वी हैड द कस्टमाइजेबल इंटरफेसेस। कस्टमाइजेबल इंटरफेसेस जिस तरह आपके पास सबसे कॉमन एग्जांपल विंडोज और विंडोज की थीम्स हैं या फायरफॉक्स और उसकी थीम्स हैं कि जिसपे आपके फीचर्स जो हैं वो यूजर्स के पास वही हैं, लेकिन वो सारे के सारे फीचर्स एक डिफरेंट इंटरफेस के साथ भी उतने ही सक्सेसफुली इंटरैक्ट करेंगे। तो आपका इंटरफेस चेंज हो जाएगा, आपकी जैसे कॉमन ये है कि कलर स्कीम्स चेंज हो जाती है, इंटरफेस आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन सिस्टम के फीचर्स जो हैं वो वही रहेंगे। सिस्टम जो फंक्शनैलिटीज पहले परफॉर्म कर रहा था अब भी वही वाली फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहा हुआ है। Then we had the design considerations. Design considerations कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं या कुछ एस्पेक्ट्स हैं कि जो कंपलसरी हैं कि हम जिनका ख्याल रखें अपना डिज़ाइन क्रिएट करते वक्त। ठीक है, और इसके अंदर हमने देखा था कि डिज़ाइन जो है वो सबसे पहले तो यूजेबिलिटी होनी चाहिए। डिज़ाइन के अंदर आपका जिस भी लेवल का यूज़र है, अगर वो हायर लेवल का है, ज़्यादा तालीम याफ्ता है, तो वो भी उतने ही सक्सेसफुली उसको इस्तेमाल कर सकता है जितना कोई छोटा बच्चा कर सकता है। ठीक है, अगर छोटे बच्चे के लिए बनाया हुआ सॉफ्टवेयर तो फिर हम बड़ी बड़ी टर्म्स नहीं उसमें डालेंगे, और अगर बड़ों के लिए बनाए सॉफ्टवेयर तो फिर हम बड़ी टर्म्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यूजेबिलिटी ये है कि जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है उस टारगेट ऑडियंस को कोई मसला ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने में। फिर इसमें ये बात भी आ जाती है कि कितने टाइम में वो सीख सकता है, कितने सक्सेसफुली उसको कर सकता है। ठीक है, और भी डिजाइन कंसिडरेशंस थी जैसे फ्रेंडली होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपके डिजाइन को। देन वी हैड द इवैल्यूएशन ऑफ डिजाइन। ठीक है, ये कैसे डिसाइड हो कि
डिजाइन अच्छा डिजाइन है या बुरा डिजाइन है, ठीक है। डिजाइन हमारे पास एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, ठीक है। जो हमारे पास इंटरफेस डिजाइन है दैट इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, जहाँ पे आप खुद से एक स्क्रीन क्रिएट करके और स्क्रीन के ऊपर अपनी मर्जी से चीजों की प्लेसमेंट कर रहे हैं और आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये प्लेसमेंट एक दूसरे के रेफरेंस से क्या और कैसे होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेन्यू होना चाहिए, यहाँ पे कोई पिक्चर होनी चाहिए, पिक्चर के साथ कोई एक टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, कोई हमारे पास एक लेबल होना चाहिए। यू आर डिसाइडिंग ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक आर्ट वर्क है, तो कैसे हम ये डिसाइड करें वेदर अ डिजाइन इज अ गुड डिजाइन और अ बैड डिजाइन। तो इसके लिए हमने कुछ एट्रीब्यूट उसके देखे थे, कुछ छोटे छोटे सवाल देखे थे कि अगर आप इन सवालों के जवाब आराम से दे सकते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि ये गुड डिजाइन है, ठीक है। अगर यूजर के लिए वो इंट्यूटिव है, अगर उसके एक्शंस जो हैं, एक्शंस का रिजल्ट वही है जो उसकी वर्क एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये गुड डिजाइन है। आज हमने इसी डिजाइन को फर्दर एलाबोरेट करना है। वी स्टिल बी वर्किंग विद द यूजर इंटरफेस डिजाइन, और आज हमने इसमें क्या करना है कि डिजाइन के कुछ प्रिंसिपल्स देखने हैं और डिजाइन की कुछ गाइडलाइंस देखने हैं, ठीक है। डिजाइन प्रिंसिपल्स, लेट्स स्टार्ट विद दोस। हमारे पास दिस इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ द डिजाइन प्रिंसिपल्स जो हमने फॉलो करने हैं। अफिनिटी, असिस्टेंस, अवेलेबिलिटी, encouragement, familiarity। अब affinity इसके अंदर क्या है कि bring the objects to life through good visual design। इन सब की इंडिविजुअल डिटेल्स हम अभी करते हैं, तो अभी मैं आपको खाली डेफिनेशंस इनकी सुना रही हूँ, एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं। असिस्टेंस क्या है? असिस्टेंस हमारे डिजाइन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अफिनिटी हमारे डिजाइन के अंदर होनी चाहिए, डिजाइन का प्रिंसिपल है। असिस्टेंस होनी चाहिए कि ये प्रोएक्टिव असिस्टेंस करे, ये वेट फॉर सम एरर ना करे, राधा ये ऑलरेडी पहले से ही कोई हेल्प उसको प्रोवाइड करे, असिस्टेंस प्रोवाइड करे। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे इंटरफेस पे वो ऑल द टाइम कस्टमर को, यूजर को अवेलेबल होने चाहिए। वो सेव का बटन बना हुआ है तो सेव का बटन ऐसा नहीं है कि किसी और सिचुएशन में डिसेबल हो जाए, राधा वो सारे टाइम जो है इनेबल रहे, आप सेव कर सकें कोई भी चीज। इंकरेजमेंट होनी चाहिए कि मेक द एक्शंस प्रिडिक्टेबल एंड रिवर्सेबल, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि पत्थर पे लकीर हो गई, यूजर्स जो हैं वो गलती कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट टाइप करना था और मैंने एप्पल के स्पेलिंग APLE लिख लिए, तो ऐसा नहीं है कि अब ये चेंज ही नहीं हो सकता है। आप उसको चेंज करने की एबिलिटी अपने यूजर को देते हैं। कोई आप पिक्चर एडिट कर रहे हैं और पिक्चर एडिट करने में आपने कुछ गलत कर दिया है, तो ऐसा नहीं हो कि ओरिजिनल पिक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ठीक है, आप उसको जो है वो एक तो एक्शंस उसको इस तरह रखें कि जो उसके नॉर्मल उसकी समझ में आ रहे, प्रिडिक्ट कर सकता है कि ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा, और फिर रिवर्सेबल हो अगर जो है उसका रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशन से फर्क हो। फेमिलियरिटी, बिल्ड ऑन द यूजर्स प्रायर नॉलेज, ठीक है। तो यूजर को जो चीजें पता है, जिन चीजों को उसने पहले से इस्तेमाल किया हुआ है, उन्हीं चीजों की बेसिस पे नहीं बनाए, ठीक है। जैसे कैलकुलेटर की हमने पिछली बार एग्जांपल की थी, तो कैलकुलेटर में कुछ डिजाइन आपको पता था कि कौन कौन से डिजिट्स होते हैं, कैसे प्लस होता है और कैसे माइनस होता है। तो उसी इंफॉर्मेशन को बिल्ड करके, उसी प्रीवियस स्ट्रक्चर को बिल्ड करके कि 1 to 9 तक कौन से कंट्रोल्स होते हैं, आपने अपना नया जो है वो सॉफ्टवेयर क्रिएट किया। एंड देन द ऑब्वियसनेस, ऑब्वियसनेस क्या है कि जो फ्लॉपी का आइकन होता है हमारा, फ्लॉपी के आइकन से आपको पता चलता है कि ये कुछ सेव कर रहा है, ठीक है। फ्लॉपी क्या है? फ्लॉपी एक डिस्क है जिसके ऊपर हम पहले से भी डाटा डालते होते थे, तो वो इंट्यूटिव है, वो आपको ऑब्वियसली पता चल रहा है कि अच्छा ये है तो इससे सेव होगा, ठीक है। इसी के साथ अगर फोल्डर वाला बटन बना हुआ होगा तो फोल्डर जो है वो ओपन करने के काम आता है, ठीक है। तो रियल लाइफ में भी फोल्डर्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स ही पड़े होते हैं जो हमने ओपन करके व्यू करने में होते हैं। तो इस तरह से उसको इंट्यूटिव बनाए कि जो उसके बिल्कुल ऑब्वियस वाली बात है वो वही वाली फंक्शनैलिटी जो है हम यूजर को नजर आ रही हो। देन पर्सनलाइजेशन हो सकती है उसकी। पर्सनलाइजेशन क्या है कि एनेबल द यूजर टू कस्टमाइज एन इंटरफेस, ठीक है। यूजर किसी भी टाइम पे इंटरफेस का कोई एलिमेंट, कोई एस्पेक्ट आराम से चेंज करना चाहे तो कर सकता, ठीक है। सेफ्टी, कीप द यूजर आउट ऑफ ट्रबल। आप इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस हमारी इंटरफेस में नहीं होनी चाहिए कि आप पहले ये बटन दबाएं और ये दबाएं और ये दबाएं तो फिर सब सक्सेसफुली होगा। तो वो चीजें रखें जो आसान है, सिंपल है, उसकी समझ में आ जाए और उससे कोई वो सिस्टम को
नुकसान ना पहुंचाए अपने आप को प्राइमरीली, क्योंकि सिस्टम डिस्ट्रॉय होगा तो नुकसान तो यूजर का ही होगा, उसको कोई नहीं नुकसान पहुंचे। एंड देन सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सेटिस्फैक्शन क्या है कि आपने एक फाइल बना ली और फाइल अच्छी तरह से सेव कर ली और उसके अंदर इमेजेस डालने थे, इमेजेस भी डाल गए, वीडियो चलानी थी उसके अंदर, वीडियो भी उसके अंदर एम्बेड हो गई है, तो दैट गिव्स यू अ सेटिस्फैक्शन कि जो काम हो रहे हैं वो उसी तरह है जैसे मैंने करने थे, ठीक है। तो आपके इंटरफेस जो है ना वो आपको एक कॉन्स्टेंटली एक फीडबैक आपको दे दे कि आपके सिस्टम ने जो है, हाँ जी आपने सेव का बटन दबाया, ठीक है, सारा डाटा सेव होगा। आपने इमेज एम्बेड किया है, जो ये देख लें, ये इमेज एम्बेड होकर इधर आ गया, ठीक है। देन सिंप्लिसिटी, आप फीचर्स डालने के चक्कर में इंटरफेस इतना कॉम्प्लिकेट ना कर दें कि उसके ऊपर छोटे जो है 3000 बटन बने हुए हैं और यूजर कभी उन 3000 बटन को पढ़ ही नहीं सकता कि क्या है, तो वो इस्तेमाल तो कभी भी नहीं करेगा। सपोर्ट, ठीक है, ये उसी तरह जैसे कस्टमाइजेबल है तो यूजर को हम उसकी एक्शंस की बेसिस पे उसके रिजल्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो यूजर को सपोर्ट हम मिलनी चाहिए थ्रू योर इंटरफेस। एंड देन वर्सेटिलिटी, कि अब एक ही काम करने के अल्टरनेट तरीके उसको प्रोवाइड करें। अगर वो फ्लॉपी के आइकन पे क्लिक करेगा तो भी सेव हो जाएगा, और अगर वो कंट्रोल एस दबाएगा तो भी सेव हो जाएगा। अब let's see the details or the explanations of each one of these. इसमें अब affinity क्या है? Bring the objects to life through good visual design, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स उसी तरह रिप्रेजेंट हो जिस तरह हमारे रियल लाइफ में होते हैं, तो आपको वो ऐसे ही लगे कि जैसे रियल लाइफ का एक ऑब्जेक्ट आपने उठा के अपनी सॉफ्टवेयर की स्क्रीन के ऊपर लगा दिया। आपको नेचुरली उसको देख के वो फीलिंग आए कि ओ दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई डू थिंग्स, और ये तो वही बात हो रही है जो हमारे रियल लाइफ में जिस तरह से हो रही थी। द विजुअल डिजाइन इज अ यूजर इंटरफेस एम्स टू एम्बॉडी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द यूआई प्रिंसिपल्स, ठीक है। इट शुड सपोर्ट द यूजर मॉडल एंड कम्युनिकेट्स इट्स फंक्शंस विदाउट एम्बिग्विटीज। जो यूजर का जो उसको हमने फीचर्स देने थे, जो उसको हमने सारी प्रॉमिस की हुई है फंक्शनैलिटीज, ये उन्हीं फंक्शनैलिटीज के बेसिस पे बना हुआ है, ठीक है, विदाउट दी एम्बिग्विटीज। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहां पे हमारे पास स्टूडेंट की कॉरेस्पॉन्डिंग कोई चीज है तो आपको इंटरफेस पे भी उससे कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई बटन नजर आएगा, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई डिटेल्स नजर आएंगे। फिर इट शुड बी सीन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एंटायर डिजाइन प्रोसेस, ठीक है। तो अब इसमें जो है ये क्रिएशन, एफिनिटी की क्रिएशन या ऑब्जेक्ट्स को एज एस रिप्रेजेंटेशन, ये हमारे डिजाइन का एक इंटीग्रल या इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव इन्फिनिटी हम क्या कर सकते हैं? सबट्रैक्टिव डिजाइन बना सकते हैं। सबट्रैक्टिव डिजाइन क्या है? एलिमिनेट विजुअल एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द इंटेंडेड विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। अपने इंटरफेस पे ऐसे एलिमेंट्स ना डालें जिनका वहां कोई ताल्लुक नहीं। अगर स्टूडेंट के प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन खोलनी है तो प्रोफाइल की ही इंफॉर्मेशन खोलें, नीचे साथ ये ना आप उसके दे दें कि अगर आप जो है वो रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो उस रिजल्ट्स देखने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो ये हमारी हेल्पलाइन है, उसके ऊपर कॉल कर लें। वो अभी यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड। यूजर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम देख रहे थे कि यूजर का नाम क्या है, स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट के एड्रेस क्या है, उसके कोर्सेज उसने क्या पढ़े। तो आप उस तरह के एलिमेंट्स इंटरफेसेस पे नहीं डालें जिनका कोई डायरेक्ट ताल्लुक वहां पे नहीं बन रहा है। विजुअल हायरार्की, establish a visual hierarchy of the user's tasks in the order of importance, ठीक है। जो चीज अब इसमें माइंड में रखें, जिस तरह हम कैलकुलेटर में बात कर रहे थे कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हमें फौरन जो है वो राइट पे मिल गई है, वो सबसे ऑब्वियस में उसमें मिल गई है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अभी भी हमने यही किया है कि विजुअल हायरार्की क्रिएट करें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सबसे पहले आए। अगर आपको फाइल मेन्यूज याद हो तो फाइल मेन्यूज में हम लोग यही काम करते हैं कि आपके पास पहला ही ऑप्शन जो है वो फाइल का आता है, ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन एडिट का आता है, फिर तीसरा ऑप्शन जो है वो कोई और आता है प्रॉपर्टीज का शायद। अब देखें इवन मुझे भी नहीं याद कि सारे क्या हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा आपने इस्तेमाल करने होते हैं वो सबसे पहले आते हैं। तो यही वाला काम आप अपने इंटरफेस के ऑब्जेक्ट्स के साथ करें कि द वंस दैट आर मोर इम्पोर्टेंट आर ऑन द फर्स्ट प्लेस, ऑन द टॉप प्लेस। And then affordance, the user can easily determine the action to be taken with the object. User को डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि अगर ये फॉर्म है तो फॉर्म को सबमिट करना है फिल करने के बाद,
ठीक है। अगर ये कोई और चीज दी हुई है, अगर ये पाई चार्ट है तो उसमें से इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, ठीक है। तो इंटरफेस के जो जो एलिमेंट्स है, बटन है तो बटन प्रेस करना है, रेडियो बटन है तो इसमें इसकी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, चेक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन बॉक्स है तो उसको किस तरह से करना है, तो जो भी एक्शन उसके साथ लेना है दैट इज ऑब्वियस टू द यूजर। एंड देन द विजुअल स्कीम, ठीक है। डिजाइन अ विजुअल स्कीम दैट मैप्स टू द यूजर्स मॉडल एंड एनेबल्स द यूजर टू कस्टमाइज द इंटरफेस। एक इस तरह की विजुअल स्कीम बनाए जो यूजर्स के मॉडल, यूजर की जो अपनी फंक्शनैलिटीज थी, जो उसके आइडिया में दिमाग में आइडिया था, उसी की बेसिस पे आपने बनाया है, ठीक है। उसको जैसे चीजें देखने की आदत है, उसको जैसे जो उसके विजुअल रिक्वायरमेंट है उसकी बेसिस पे आपने अपनी विजुअल स्कीम डिजाइन की है। एंड देन द सेकंड वन इज असिस्टेंस और प्रोवाइड प्रोएक्टिव असिस्टेंस। पहले इसमें द फर्स्ट स्टेप, पहली बात इसमें क्या है, हेल्प द यूजर परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क्स, ठीक है। बहुत सारे उसने काम करने हैं, आज उसने डाटा सेव करना है, डाटा के ऊपर ग्राफिकल चार्ट्स बनाने हैं, इसी को एक्सेल शीट के अंदर इंपोर्ट करना है, एक्सेल शीट के अंदर इंपोर्ट करने के बाद उसने ये करना है कि इसके ऊपर जो है एक एनालिसिस करना है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के रिजल्ट्स वापस वर्ड वाली फाइल में डालने हैं, वर्ड वाली फाइल में डाल के उसके टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन ऐड करके उसने कुछ करना। तो अब ये सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी 3-4 काम है कि आपका डाटा इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इस फॉर्मेट में जा रहा है, इस फॉर्मेट में जा रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारी के लिए हमारे पास यूजर के पास असिस्टेंट्स मौजूद होने चाहिए। किन फॉर्मेट में किस तरह हम उसको असिस्ट कर सकते हैं, हम उसको कैप्शंस दे सकते हैं, हम उसको हिंट्स दे सकते हैं, सिस्टम की हेल्प दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस तरह के हैं जो आप पहली बार स्टार्ट करते हो, जैसे फोटोशॉप है, जैसे ही आप उसको स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट में आपको एक हेल्प बॉक्स, एक टिप्स वाला बॉक्स या हेल्प बॉक्स आपको एक प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। जिस तरह इवन आपके डेव सी के अंदर आपको ये एबिलिटी है कि जैसे ही आप उसको कंपाइलर को खोलता है तो वो आपको एक हेल्प वाला बॉक्स दे देता है जिसमें लिखा होता है कि क्या चीज आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कैप्शंस दे सकते हैं, चीजों के ऊपर नाम दे सकते हैं, हिंट्स दे सकते हैं, छोटे छोटे हम नोटिफिकेशन के वो लगा सकते हैं कि ये काम सक्सेसफुली पूरा करना है तो क्या क्या स्टेप्स आप करें तो ये पूरा हो जाएगा। The assistance information should be simple, concise, task-oriented to allow the user to complete a task with relative ease and efficiency. अब ये जो assistance information दे रहे हैं, मतलब कि ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सिंपल होनी चाहिए, आसान लिखो, कंसाइज, बहुत लंबी बात ना करो, टास्क ओरिएंटेड, जिस टास्क से रिलेट कर रहे हो एग्जैक्टली उसी से रिलेट करो, 4 बातें इकट्ठी ना बताओ, एक ही बात बताओ। टू अलाउ द यूजर टू कम्प्लीट अ टास्क विद रिलेटिव ईज एंड एफिशिएंसी। ये सारा करोगे तो फिर यूजर आराम से, रिलेटिव ईज से और एफिशिएंटली सक्सेसफुली अपना काम पूरा कर लेगा। इट शुड ऑल्सो बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब वो टिप्स वाला सेक्शन जो मेरे पास आ रहा होता है उसमें ये ऑप्शन भी होती है कि डू नॉट शो टिप्स नेक्स्ट टाइम या डू शो टिप्स नेक्स्ट टाइम। तो मेरी मर्जी है कि मैं उसको कह दूं कि अच्छा हेल्प दिखानी मुझे बंद कर दो, मैं बाद में जो हूँ हेल्प जो है वो सिस्टम से खुद ही इनेबल कर लूंगी, या वो हर बार आपको अपनी मर्जी से हेल्प देता रहे। अवेलेबिलिटी, मेक ऑल ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल एट एनी टाइम, ठीक है। इनेबल द यूजर टू यूज ऑल ऑब्जेक्ट्स विद इन a view in any sequence at any time, ठीक है। तो जितनी भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास सेव और ओपन और एडिट और इंसर्ट वाली है कि इंसर्ट पिक्चर और इंसर्ट समथिंग एल्स, वो सारी की सारी ऑप्शंस जो हैं वो एनी गिवन टाइम पे सबकी सब इनेबल्ड होनी चाहिए। यूजर उनमें से कोई भी किसी भी टाइम पे इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल ये कंसिडर कर लो कि अगर आपने वर्ड के अंदर सेव का बटन क्लिक किया है तो सेव का बटन क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। अब वो डायलॉग बॉक्स क्या करता है कि वो आपसे पूछता है कौन सी डायरेक्टरी के अंदर कौन से नाम के साथ फाइल सेव करनी है, ठीक है। तो अब उस सेव वाले डायलॉग बॉक्स के अंदर आपके पास क्या आता है कि एक यहाँ पे सेव का बटन आता है, सेव की ऑप्शन आती है और कैंसिल की ऑप्शन आती है। तो अगर आप ये चाहें कि आप इन दोनों को छोड़ के, ये अलग विंडो है ना, ये एक पॉपअप विंडो है, इन दोनों को छोड़ के पीछे से जाके वर्ड को क्लोज कर दें तो वो नहीं आपको करने देता।
वर्ड तब तक क्लोज नहीं होगा जब तक आप ये पहली वाली टास्क का कोई डिसीजन नहीं कर लेते, क्या सेव करना है या कैंसिल करना है। या तो आप ये दबाएं या तो आप ये दबाएं, फिर आपके पास प्रीवियस विंडो दोबारा एक्टिव होगी, और प्रीवियस विंडो एक्टिव होगी तो फिर उसके ऊपर जो जो फीचर्स या फंक्शनलिटीज अवेलेबल थे अब आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक गुड यूजर इंटरफेस वो है, एक गाइडलाइन ये है, एक काम इसके साथ ये करें कि जो जो उसको व्यूएबल हैं, जो जो उसको अभी आपके मेन्यू के ऊपर नजर आ रहे हैं, वो सारी ऑप्शंस ऑल द टाइम इनेबल्ड रहें। ठीक है, नहीं भी होता ये याद रखिए, अगर फाइल डेव सी में क्रिएट ही नहीं की तो फाइल हम रन भी नहीं कर सकते, लेकिन जहां जहां पे ऑब्वियस है वहां पे ऐसा कोई बाईपास सिनेरियो नहीं होना चाहिए कि आपके ऑप्शंस खामखास से जो है वो डिसेबल हो गए हुए हैं। Avoid using modes in which the action interface are no longer available or cause unexpected results। ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई अब जैसे ये है कि मैं डायरेक्टली पीछे से विंडो अगर क्लोज कर देती तो फिर उसके बाद जाके सेव का बटन दबाती तो सेव करने को कुछ होता ही नहीं, तो फिर ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ जाने थे, या कोई ना कोई जो है क्रैश मोड आ जाना था कि अब मेरी एप्लीकेशन शायद क्रैश कर जाती, वर्ड कहता सेव क्या करूं, जो सेव में कर रहा था वो तो आपने पीछे से जाके बंद कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की कोई मोड्स, इस तरह की चीजें ना बनाएं कि जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे सकते हैं। एनकरेजमेंट, मेक एक्शंस प्रेडिक्टेबल एंड रिवर्सिबल। ठीक है, तो यूजर को इस बात की तसल्ली दें कि वो जो करे ठीक कर रहा है, नो बिग डील, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, और उसको एक सर्टेन अमाउंट में, जो सर्टेन तरीके से, सर्टेन फ्लो में जिसको काम करने की आदत है, उसी फ्लो में, उसी प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ हम सॉफ्टवेयर के साथ भी उसका इंटरैक्शन करा रहे हैं। Ensure that an application produces the expected results। ठीक है, try to understand the expectations and tasks and goals of the users। यूजर्स के हिसाब से ये सोचें कि वो जो ये सॉफ्टवेयर बनवा रहा है उसको चाहिए क्या। ठीक है, फिर उस पर्सपेक्टिव से हम ये बात डिसाइड करते हैं कि अच्छा अब उसकी एक्सपेक्टेशंस और टास्क्स और गोल के हिसाब से हम अपने इंटरफेस की शक्ल क्या होनी चाहिए। एंड ऑल यूजर्स एक्शन इंक्लूडिंग द seemingly trivial one, deselection should be reversible। ठीक है, सारे टास्क्स चाहे वो हमें छोटा सा लग रहा है या बड़ा सा लग रहा है, वो सारे के सारे रिवर्सिबल होने चाहिए। ठीक है, ट्रिवियल वो होते हैं जो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत सी आम सी बात, बहुत ही छोटी सी बात। ठीक है, तो जितना मर्जी आपको छोटा सी बात लग रही है, जैसे डिसलेक्शन है, इतनी छोटी सी बात है, लेकिन सारे एक्शंस जो है वो रिवर्सिबल होने चाहिए, पत्थर पे लकीर नहीं होने चाहिए कि एक बार कर दिए तो बस करते हैं। अवॉइड बंडलिंग एक्शंस टुगेदर। ठीक है, कि ये नहीं है कि फाइल आपने जो है फाइल राइट की है तो राइट करने के साथ वो ऑटोमेटिक जो है वो सेव भी होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह का काम नहीं करे कि अगर मैंने कैंसिल का बटन दबाया है तो कैंसिल का बटन दबाने से डिलीट का बटन भी हो गया। नहीं नहीं, ये काम नहीं करे। तो अवॉइड बंडलिंग फंक्शनलिटी। द यूजर मे नॉट एंटिसिपेट द इम्पैक्ट ऑफ द बंडल्ड एक्शंस। ठीक है, उसको शायद समझ नहीं आए कि अच्छा ये काम करने से साथ में दूसरा ये भी हो रहा है, तो वो नहीं करे। अगर यूजर ने अपनी ईमेल सेंड करा था और सेंड की रिक्वेस्ट सेंड उसने कैंसिल किया तो ईमेल भी ना साथ ही डिलीट कर दे, वो तो ड्राफ्ट्स में जहां पहले पड़ी हुई थी वहीं पड़ी है। फेमिलियरिटी, बिल्ड ऑन द यूजर्स प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, यूजर को जो बात पहले से पता है उसी के ऊपर सॉफ्टवेयर बिल्ड करके दें, ये उसी की डोमेन का सॉफ्टवेयर है, ये उसी की चीज है, तो इसमें अब फेमिलियरिटी बिल्ड करें। ठीक है, कि उसको इस इंटरफेस को देख के आइडिया आए कि आई नो ऑल ऑफ दीज आइकन्स, आई नो दीज टूल्स, आई नो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। अलाउ द यूजर टू बिल्ड ऑन प्रायर नॉलेज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, उसने इसी तरह का कोई सिस्टम पहले यूज किया है। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो 2010 इन्होंने रिलीज किया तो उसकी शक्ल 27 से मिलती जुलती है। ठीक है, बेहतर है जरूर उससे, लेकिन उससे कम्प्लीटली नई नहीं है, उससे मिलती जुलती है। इसी तरह जो 2007 का बनाया था उसकी जो है अपने प्रीडिसेसर से मिलती, 2003 वाले वर्जन से उसकी मिलती थी शक्ल। तो आप यही करें कि यूजर को एक बिल्कुल नई बात ना दे दें, बल्कि जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है उसी के ऊपर बिल्ड करें। द यूजर डज नॉट हैव टू लर्न डिफरेंट टेक्निक्स टू परफॉर्म सिमिलर टास्क। फिर वही वाली बात हो गई कि वही वाला काम जो हम पहले कर रहे थे उस काम को नए इंटरफेस के साथ करने के लिए जो है वो बिल्कुल नई टेक्निक ना मुझे इस्तेमाल करनी पड़े। अब मुझे बिल्कुल जीरो से ना शुरू करना पड़े कि अगर माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड 2010 बना दिया तो ये तो पिछले किसी के साथ मैच ही नहीं करता, अब इसको कैसे इस्तेमाल करें।
And then employ the visual designs and interaction techniques in an interface to represent and reinforce the experience with other systems for same platform or environment. ठीक है, तो वही विजुअल टेक्निक्स और विजुअल डिजाइंस इंटरैक्शन के जो है उनको एम्प्लॉय करें, उनको यूज करें, ताकि हम सिस्टम के यूजर के पुराने सिस्टम एक्सपीरियंस को इन्फोर्स करें, उसको उस पर वही वाली चीज आ जाए कि पहले भी ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही है, और इसी की वजह से फिर वो सक्सेसफुली इस्तेमाल उसको कर सके. ठीक है, ऑब्वियसनेस, मेक द ऑब्जेक्ट्स एंड कंट्रोल्स विजिबल एंड इंट्यूटिव. ठीक है, यूज रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशंस इन इंटरफेस. ठीक, अब जैसे हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्रॉस का बटन होता है, तो क्रॉस के बटन के ये मीनिंग नहीं है कि इसको मिनिमाइज कर दे. ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन है कि अगर ये क्रॉस लगा हुआ है तो उसका मतलब है कि ये इसको क्लोज कर देगा. ट्रैश कैन्स इसकी एक अच्छी एग्जांपल्स है. ट्रैश कैन्स और टेलीफोन सिंबल्स जो हमारे उसके ऊपर बने हुए होते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर, वो एग्जैक्टली वही मीनिंग दे रहे होते हैं जो रियल वर्ल्ड में दे रहे होते हैं. ठीक है, ट्रैश कैन या रिसाइकल बिन अब असल में ये है कि जिसके अंदर हम अपना कूड़ा डालते हैं, और कंप्यूटर में भी यही है कि जो फाइल्स हमने डिलीट कर दी हैं वो उसके अंदर चली जाती हैं. मेक द कंट्रोल्स ऑफ द सिस्टम क्लियरली विजिबल एंड देयर फंक्शनैलिटी इजीली आइडेंटिफाइबल. फिर इसमें वो बात आ जाती है कि आप एक ही स्क्रीन के ऊपर 3000 आइकन्स ना फिट कर दें, रादर ये है कि आपको वो क्लियरली विजिबल हो. ऑब्वियस बहुत ज्यादा ढूंढने नहीं पड़ रहे, आपको नजर आ रहे हैं. सेव का बटन बहुत इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहले जो है वो आपको दिया हुआ होता है, सेव का बटन दिया होता है. ठीक है, जो वर्ड आर्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें, उसी में वर्ड आर्ट जो है वो बहुत कम हम ऐड करते हैं, तो वर्ड आर्ट की ऑप्शन आपको कहीं देखनी पड़ती है, वो ऑब्वियस वाले फर्स्ट स्क्रीन पे नहीं है. ठीक है, तो इसी तरह जो है वो क्लियरली विजिबल करें और आइडेंटिफाइबल करें कि आपको ये पता चल जाए कि अच्छा इसका ये मीनिंग होगा, इसका ये मीनिंग होगा, इसका ये मीनिंग होगा. Use visual or textual cues to help users understand functions, remember relationships and recognize the current state. ठीक है, textual cues या visual cues, वही जो हम बात कर रहे थे कि हेल्प की छोटी सी फैसिलिटी आ जाए या कैप्शन आ जाए, या फिर हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आइकन ही उसी तरह का बनाया है. हमने जो रिसाइकल बिन बनाई है, दैट लुक्स लाइक अ रिसाइकल बिन. ठीक है, उसके ऊपर वो जो रिसाइकल वाले 3 एरोज हैं वो हमने बनाए हुए हैं. तो ये विजुअल क्यू दे दिया हमने, यूजर को बता दिया कि दिस इज व्हाट इट इज, फिर साथ उसका नाम भी लिखा हुआ है कि ये रिसाइकल बिन है. ठीक है, कहीं पे उसकी हमने फंक्शनैलिटी उसको खोल के नहीं बताई थी हमने, लेकिन आइडिया उसको दे दिया है. ठीक है, टू रिमेम्बर द रिलेशनशिप्स एंड रिकॉग्नाइज द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम. पर्सनलाइजेशन, ठीक है, कस्टमाइजेशन या पर्सनलाइजेशन ये कैसे हो सकते हैं. एनेबल द यूजर टू कस्टमाइज एन इंटरफेस, आप उसको ये एबिलिटी दे दें कि वो इंटरफेस को अपनी रिक्वायरमेंट से अपनी मर्जी से चेंज कर सके. ठीक है, एनेबल द यूजर टू टेलर द इंटरफेस, चेंज द इंटरफेस, कस्टमाइज द इंटरफेस अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स. क्यों? क्योंकि नो टू यूजर्स आर एग्जैक्टली अलाइक. ठीक है, तो वो अपने जो उन्हें रिक्वायर होता है उनकी बेसिस पे, जो उनकी नीड होती है उसकी बेसिस पे डिफर कर सकते हैं. अब ऐसे ही देख लो, जैसे हम विंडोज के अंदर जो है मल्टीपल यूजर अकाउंट्स बनाते हैं. ठीक है, तो एक गेस्ट यूजर अकाउंट होता है जिसके अंदर सबसे बेसिक फंक्शनैलिटी होती है. एक फिर आपका अकाउंट होगा जिसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें डाली हुई होंगी, और आपने ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपने डाले हुए होंगे, फाइल्स आपकी कहीं पड़ी होंगी, वो आपकी बेसिस पे कस्टमाइज हुआ होगा. आपके अकाउंट के साथ जो फायरफॉक्स का वर्जन इंस्टॉल हुआ है, जो फायरफॉक्स के करंट थीम पड़ी हुई है वो डिफरेंट होगी. उसी पे अगर आपके भाई का है और आपका भाई जो है वो ज्यादा गेमिंग की तरफ इन्वॉल्व है, तो उसका कुछ और उसने फीचर्स इनेबल या डिसेबल किए हुए होंगे. उसके सिस्टम में जो है, उसकी जो सिस्टम में उसका यूजर अकाउंट है उसके साथ कुछ और फीचर्स जो हैं वो पड़े हुए होंगे. तो इसी तरह इंटरफेसेस के साथ भी यही बात आती है कि डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह एक इंटरफेस को इस्तेमाल करते हैं, एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं. तो इसलिए इंटरफेस जो है वो कस्टमाइजेबल होना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए कि अगर एक यूजर को ये चीज ज्यादा देखनी पसंद है तो उसके पास वो चीज आए और दूसरी चीज जो है वो नहीं आए. ठीक है, हमारे पास इवन गूगल में, जीमेल में अभी भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो तो वो उसका HTML वर्जन खोल देता है, और HTML वर्जन जो है वो उसको खाली बेसिक वाले फीचर्स या फंक्शनैलिटीज देता है. ठीक है, फंक्शनैलिटी पूरी है लेकिन इंटरफेस फर्क है उसका.
ठीक है। और अगर आपके पास जो है इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, ब्रॉडबैंड है, कोई और चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको बैंडविड्थ मिल रही, तो फिर वो फुल फीचर्स वाला जो दूसरे आइकन्स के साथ फुल फीचर्स वाला एक डिफरेंट इंटरफेस आपको प्रोवाइड कर देता। कस्टमाइजेशन हेल्प्स द यूजर फील मोर कंफर्टेबल विद एन इंटरफेस, ठीक है। अगर मैं अपने उस इंटरफेस को चेंज कर सकती हूँ तो देन आई फील मोर कंफर्टेबल विद द सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसकी सबसे जो अच्छी एग्जांपल है ना फायरफॉक्स की है, ठीक है। और दूसरी जो है वो MS वर्ड की है। MS वर्ड के ऑप्शंस में कभी जाके देखिएगा, आपने कौन कौन से आइकन जो है वो टूल बार के ऊपर रख लें, वो सारों के सारे आपके ऑप्शंस दे देता है। इसी तरह मोज़िला का फायरफॉक्स यही करता है कि टूल बार के टूल्स अगर चेंज करना हो, कौन सा अभी डिस्प्ले हो और कौन सा अभी डिस्प्ले ना हो, तो उसकी ऑप्शंस उसके आपको अवेलेबल कर देता है। Personalizing an interface can also lead to higher productivity and user satisfaction. जब मैंने किसी भी इंटरफेस को अपने मुताबिक चेंज कर लिया तो अब आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है और सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा हो जाते हैं। फिर क्या है, इन एन एनवायरनमेंट वेयर मल्टीपल यूजर्स शेयर अ सिंगल कंप्यूटर enable each user to create his or own system personality, ठीक है। अभी वही जो हम मल्टीपल यूजर्स की बात कर रहे थे कि विंडो के अंदर आपका अकाउंट भी बना हुआ है, भाई का अकाउंट भी बना हुआ है, कोई गेस्ट यूजर का अकाउंट भी बना हुआ है, तो इससे क्या होएगा कि हर यूजर अपनी प्रेफरेंसेस की बेसिस पे एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेगा, एक सिस्टम पर्सनालिटी क्रिएट कर लेगा और उससे हमारे यूजर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और ऐसी इन्वायरमेंट्स में वेयर अ सिंगल यूजर यूजर्स मल्टीपल कंप्यूटर्स, तो अब मेरे पास घर में भी एक कंप्यूटर है और एक मेरे पास ऑफिस में कंप्यूटर है, और मुझे जो चीज़ें घर में चाहिए होती हैं वही ऑफिस में भी चाहिए होती है। तो मैं चाह रही हूँ कि इस तरह से पॉसिबल हो कि जो ऑप्शंस वहाँ पे सिलेक्टेड है वो ऑप्शंस यहाँ पे भी डिस्प्ले हों। समझ आ रही बात? ये ऐसे ही है कि जैसे अभी फायरफॉक्स की मैंने बात की कि उसकी लुक एंड फील चेंज हो जाती है, तो इसी तरह गूगल जो है हमारे पास जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है उसकी लुक एंड फील चेंज हो जाती है। आप कस्टमाइज कर सकते हैं गूगल में कि कौन कौन से ऑप्शंस आपको ऊपर अवेलेबल होंगे, जीमेल वाला ऑप्शन आए या ना आए, ठीक है। और इसका ये क्या आप कर सकते हैं कि अगर गूगल वाले उसी अकाउंट से आप घर में भी खोलें, जीमेल के उसी अकाउंट से आप घर में भी खोलें और जीमेल के उसी अकाउंट से आप ऑफिस में भी खोलें, तो वो जो आपकी कस्टमाइजेशन है वो उठा के ले आता है। अगर आपने कोई बुकमार्क्स किए हुए थे, अगर आपने हिस्ट्री के अंदर कोई और चीज़ थी, तो वो नए सिस्टम पे वो सारी की सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर लेता है। गूगल क्रोम ये काम करता है। गूगल क्रोम अगेन ये करता है कि आपके एक सिस्टम के ऊपर आपके जो जीमेल अकाउंट के साथ एसोसिएटेड जो भी चेंजेस आपने की थी वो आप दूसरे अकाउंट पे, दूसरी मशीन पे अगर सेम जीमेल अकाउंट के साथ लॉगिन करेंगे तो वो सारी चेंजेस जो है वहां पे लाके आपको दोबारा डिस्प्ले कर देगा। एंड देन वीव गॉट सेफ्टी, कीप द यूजर आउट ऑफ ट्रबल, ठीक है। तो सेफ्टी में क्या है कि एन इंटरफेस should provide visual cues, reminders, lists of choices and other aids either automatically or on requests. तो वो जो काम था हम कह रहे थे कि उसको हेल्प चाहिए हो या इस तरह की चीज़ों, ये सारी की सारी उसको अवेलेबल रहे, ठीक है। या तो ऑटोमेटिकली जब आप फंस जाते हैं, जैसे वर्ड कहता है कि इट सीम्स कि द एप्लीकेशन हैज स्टॉप्ड वर्किंग, वुड यू लाइक टू रिपोर्ट या वुड यू लाइक मी टू रिकवर योर प्रीवियस फाइल्स, आप इस तरह बाद में खोलें तो वो रिकवरी वाली ये कहा जाती है कि अच्छा प्रीवियस रिकवर करनी है या क्या करना है, वो आप खुद से उसको, आपका सॉफ्टवेयर खुद से अपने यूजर को हेल्प दे रहा है। तो ये इनेबल रखें कि या तो वो खुद से उसको हेल्प दे सके या फिर ऑन रिक्वेस्ट दे सके। मैं जाके हेल्प में क्लिक करूँ, किसी प्रॉब्लम को लुक फॉर करूँ तो वो वाली फीचर्स भी सारे अवेलेबल हों। Contextual helps and agents can deliver supplementary assistance, ठीक है। तो इसमें भी वही है कि contextual help जो आपका हमारा स्टैटिक टेक्स्ट आ रहा था या फिर एजेंट्स ये भी काम कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली सिस्टम की स्टेट रीड करके डिसाइड कर लें कि आप इसको हेल्प देनी है कि नहीं। जो मैं अभी आपको बात कर रही थी कि चलते चलते जो है पावर पॉइंट क्रैश हो गया, तो पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स हैं वो दोबारा रिकवर हो जाएंगी कि नहीं होंगी, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम की स्टेट देख के बता रहा है, ठीक है। मैंने नहीं उसको कहा था कि क्रैश हो गया चलो खोलो, अभी तो वो खुद ही उसने जज कर लिया, ठीक है। मेरे कुछ कहने से पहले ही आपके सिस्टम ने ही जज कर लिया कि क्रैश है सकर्ड, हमारा यहाँ डाटा लॉस पॉसिबल है, तो डाटा लॉस पॉसिबल है तो जो भी लास्ट फाइल उसके पास सेव थी, लास्ट अपडेटेड फाइल, वो उसने यूजर को प्रोवाइड कर दी कि इस लास्ट वर्जन के ऊपर अगर आपने रखना है तो हम वो कर लेते हैं।
एंड देन हेल्प इंफॉर्मेशन शुड बी सिंपल, कंसाइज एंड टास्क ओरिएंटेड। इस पे पहले भी हमने बात की कि हेल्प इंफॉर्मेशन, अब उसमें हर दुनिया की बात ना लिखते हैं, सिंपल लिखें। पहले ही हेल्प है तो लिहाजा हेल्प का मकसद ये होना चाहिए कि आसान जबान में आप आसान बात करें जो यूजर को समझ में, कंसाइज, बहुत लंबी बात ना करें। एक चीज की हेल्प दे रहे हैं तो 4 और की नहीं दें। इस तरह नहीं करें कि अच्छा ये काम आपका ऐसे होगा और आपको पता है कि वो वाला इस तरह होता है और वो जो तीसरा वाला है वो इस तरह होता है। तो ठीक है, कंसाइज रखें इसको, टास्क ओरिएंटेड। जिस टास्क की मैंने अगर आपसे ये पूछा है कि रिकवर कैसे करते हैं फाइल, तो रिकवर फाइल की रिकवरी से रिलेटेड ही सारे ऑप्शंस मुझे प्रोवाइड करें। डू नॉट रिक्वायर द यूजर टू मेमोराइज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये बहुत बुरा आइडिया होता है इंटरफेसेस के साथ कि अगर हम यूजर से ये तवक्को रखें कि वो चीजों को जबानी याद रखेगा। इसीलिए आइकन्स दिए हुए हैं ना, इसीलिए हर मेन्यू के ऊपर आइकन्स दिए हुए हैं कि यूजर को याद ना रखना पड़े कि सेव के लिए कमांड है सेव ई करके कहीं टाइप करनी पड़ती है, नहीं, उसके पास आइकन्स दिए हुए और वो ठक उनके साथ क्लिक करके इंटरैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जो लॉन्गर प्रोसेसेस हैं उसके लिए भी अगेन इसी तरह है कि यूजर को कोई चीज उसकी मेमोरी पे हम नहीं डिपेंड करें कि उसको ये पता हो कि कैसे कैसे करना था, रादर हम इंट्यूटिव बना रहे हैं अपने इंटरफेस को कि ऑटोमेटिकली जो है वन स्टेप से नेक्स्ट पे वो ऑब्वियस वाले उसके प्रोग्रेशन हो। प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन इफ अवेलेबल थ्रू द सिस्टम्स and then enable two-way communication between the user and the system। ठीक है, अब जैसे स्पेलिंग चेक ये करता है वर्ड में, आप स्पेल चेक अगर आपने देखा हो तो वो क्या करता है कि आप जो है चीजें लिखते जा रहे हैं, उसमें से 2-3 के स्पेलिंग गलत हो गए तो वर्ड चेक ये करता है कि वो हाईलाइट कर देता है, उसको खुद से चेंज नहीं करता, हाईलाइट कर देता है। ठीक है, और आपको रोकता भी नहीं है कि जब तक आप एप्पल के स्पेलिंग्स नहीं ठीक करते आपको अगला वर्ड नहीं टाइप करने दूंगा, कुछ भी नहीं करता। वो आपको कहता है कि आप लिखते जाओ, मैं पीछे से हिसाब रख रहा हूँ कौन कौन से स्पेलिंग्स गलत है। फिर यूजर की मर्जी पे होता है कि अब वो उन स्पेलिंग्स को करेक्ट कर ले या आगे चलता जाए, या जैसे हमारे केसेस में ये होता है पाकिस्तानियों के साथ, तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, कॉमन प्रॉब्लम है, कि हम बेचारे अपना नाम लिखते हैं वर्ड में और वर्ड उसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप अलीजा नाम है आपका और आप ये टाइप कर दें वर्ड में तो वो ठक इसको रेड में कर देगा कि ये क्या लिख दिया। तो इस तरह की चीजें फिर हमने नहीं ठीक करनी। अब दैट इज नॉट अ स्पेलिंग मिस्टेक, दैट इज आवर नेम। ठीक है, तो वो फिर यूजर की मर्जी पे होता है, तो डू दैट। आपके यूजर इंटरफेस के अंदर ये एबिलिटी या फीचर होना चाहिए कि वो यूजर से कम्युनिकेट करे, कुछ उसको बता दे ये गलती हुई है, फिर उससे कुछ इनपुट ले ले कि इसमें से क्या ठीक करना है, क्या नहीं ठीक करना, करना भी था या नहीं करना, कंटिन्यू वर्क करना है, क्या करना। ठीक है, देन सैटिस्फैक्शन, क्रिएट अ फीलिंग ऑफ प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट। यूजर में ये सेंस होनी चाहिए, यूजर में ये फीलिंग आनी चाहिए कि उसने बहुत सारा काम जो है आज कर लिया है। अलाउ द यूजर टू मेक अनइंटरप्टेड प्रोग्रेस एंड एंजॉय अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। ठीक है, हर 2-3 मिनट के बाद एक पॉपअप ना आ रहा हो कि आप अनॉय हो जाएं और आपका काम ही ना पूरा हो। वर्ड में कभी पॉपअप आया, वर्ड में आप 400 सफ़ों का डॉक्यूमेंट भी इकट्ठे बैठ के लिख लें तो वर्ड कोई आपको इंटरप्ट नहीं करता। तो इसी तरह के अपने इंटरफेसेस क्रिएट करें जो यूजर को उसका काम करने देता है। ठीक है, उस काम करने देने से क्या होता है कि आपको एक फीलिंग ऑफ प्रोग्रेस आती है, एक अचीवमेंट आती है, एक सक्सेसफुल आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब इसमें ये काम करें, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो ये कि उसको पॉपअप सुना दें और दूसरा जो काम उसने किया है उसको फौरन उसको रिजल्ट बताएं। ठीक है, अचीवमेंट आप होगी कि जैसे यूजर एक नया फॉन्ट चूज करता है, मैंने एक लिखा था हेलो वर्ल्ड लिखा और ऊपर पहले टाइम्स न्यू रोमन में लिखा था, फिर सेलेक्ट करके मैंने जो है उसको कॉमिक sans में कर दिया। तो जैसे ही आप कॉमिक sans के ऊपर अपना माउस होवर करते हैं, ऊपर से ड्रॉप डाउन आती है, जैसे ही आप उसके ऊपर माउस होवर करते हैं तो ये क्या करता है कि आपका फॉन्ट चेंज कर देता है और ठक से आपको इफेक्ट नजर आ जाता है कि ये कॉमिक sans के साथ दिखेगा तो किस तरह का दिखेगा। ठीक है, प्रीव्यू द रिजल्ट्स ऑफ द एक्शन सो द यूजर कैन एवेल्युएट देम। वही वाली बात कि उसको पहले दिखा दें कि इसका नतीजा क्या होगा, फिर अगर उसने सेव करना है तो वो अपनी मर्जी से सेव कर लेगा। और कम्युनिकेट टू द यूजर इन द इवेंट दैट द रिजल्ट्स ऑफ अ रिफ्रेश कैन नॉट बी इमीडिएटली डिस्प्लेड। और अगर इस तरह का कोई केस है कि आप जो चेंजेस उसने यूजर ने कही है वो चेंजेस इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती तो उसको फौरन से ये इन्फॉर्मेशन आप दे दें। ठीक है,
ये सबसे ज्यादा ये इंफॉर्मेशन देने वाला काम जो है ये सबसे ज्यादा ट्रबलसम हमारे वेब ब्राउजर्स या वेब पेजेस के साथ होता है, ठीक है, क्योंकि वेब पेजेस पे या वेब ब्राउजर्स पे यूजर ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता इस बात का कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि सबमिट का बटन दबाने के बाद उसका डाटा एक्चुअली सर्वर पे सबमिट हो गया है या नहीं हुआ। तो अगर इस तरह का काम नहीं हुआ तो फिर फौरन से आप उसको यूजर को बता दें कि कोई प्रॉब्लम या एरर अकर हो गया हुआ है। Simplicity do not compromise usability for functionality, ठीक है। तो ज्यादा फीचर्स के चक्कर में अपने इंटरफेस को इतना कॉम्प्लिकेट ना कर दें कि वो किसी की समझ में ही ना आए, क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो वो इस्तेमाल भी नहीं होगा। कीप द इंटरफेस सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, आसान रखें और सीधा रखें। मेक श्योर दैट बेसिक फंक्शंस आर अपेरेंट टू द यूजर एंड एडवांस्ड फंक्शंस आर इजी टू लर्न। छोटी छोटी बातें जो हैं वो बिल्कुल ऑब्वियस है, एकदम से आपको उनको देख के पता चल जाता है कि इनका क्या मीनिंग होगा। और जो थोड़े से एडवांस फंक्शंस हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि यूजर को समझ में ही ना आए। एक्सेल के अंदर भी जो है आप फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। फिर फॉर्मूलाज का बड़ा आसान सा तरीका है कि आप किसी भी एक्सेल के सेल के अंदर जाके अगर ये लिख दें इक्वल्स टू और उसके बाद लिख दें कोई भी फंक्शन का नाम, तो फौरन डिटेक्ट कर लेता है कि ये फंक्शन है, ठीक है। अगर इसी के अंदर अब मैं डायरेक्टली लिख दूं सम, तो ये एज अ वैल्यू लेता है, और अगर इक्वल टू के साथ लिख दूं तो वो एज अ फंक्शन लेता है। तो ये इतना आसान सा काम है, एडवांस है, ये सिंपल डाटा एंट्री इनपुट नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ये है कि इट्स इजियर टू लर्न। मिनिमाइज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस बट एनेबल द यूजर टू अकॉम्प्लिश एवरीडे टास्क्स, ठीक है। बहुत ज्यादा उसके ऊपर बटन नहीं बनाने, लेकिन इतने कम भी नहीं बनाने कि उसके काम ही ना पूरे हों, ठीक है। Organize the features for easy access and use and avoid designing an interface cluttered with functions। वही वाली बात कि बहुत ज़्यादा functions एक ही जगह पे नहीं डालें। Organize करें अपने features को, चाहे tabs के थ्रू करें, चाहे different menu selections के थ्रू करें, लेकिन उनको organize कर लें। Well organized interface fades into background and allows the user to work efficiently, ठीक है। अगर यूजर का फोकस इंटरफेस को समझने पे कम होगा तो उसका फोकस फिर अपना काम करने पे ज्यादा होगा, वो ज्यादा सक्सेसफुली अपना काम कर सकता है। एंड देन सपोर्ट, प्लेस द यूजर इन कंट्रोल, यूजर को कंट्रोल दें, उसकी मर्जी से चीजें करें। Enable the user to apply self-defined procedures to accomplish tasks। जिस प्रोसेस में जिसमें वो पहले करता रहा है उसी तरह से वो हमारे सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के थ्रू भी वो काम कर सके। Make obvious the current state of the system and the actions for the user to perform, ठीक है, कि वो फौरन से बता दे। जैसे अगर आपके पास डेव सी में सी की या C++ की फाइल खुली हो और वो फाइल सेव ना हुई भी हो, तो फाइल के नेम के साथ ऑटोमेटिकली एक छोटा सा सितारा बना हुआ आ जाता है। तो वो जो सितारा होता है ना, वो ये बात रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि फाइल नहीं अभी सेव हुई हुई, ठीक है। तो इस तरह के काम करें कि सिस्टम की स्टेट एकदम से नजर आ जाए और फिर यूजर की मर्जी है कि वो उसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। वर्सेटिलिटी, वर्सेटाइल होना, मतलब बहुत सारा ऑल्टरनेट्स जो है वो उसके पास है। Support alternate interaction techniques, enable user to choose an interaction method appropriate for a specific situation। वर्ड में अक्सर टाइप करते हुए आप ऊपर से जाके जो है ना वो सेव का क्लिक नहीं करते, सीधा कंट्रोल एस करते हैं, इधर से कट पेस्ट, इवन दो के कट पेस्ट के ऑप्शन ऊपर मेन्यू बार में भी अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत ही कम जाके लोग वहां से करते हैं। लोग क्या करते हैं, सीधा कंट्रोल सी कंट्रोल भी, ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्शन उसको दिए हुए, जो उसको ज्यादा सूटेबल लगेगा वो उसी को एम्प्लॉय कर लेगा, ठीक है। A microphone with voice recognition software can be helpful for fast text entry or enhanced environment, and pen input is helpful for people who sketch, ठीक है। तो अभी एक ही एंड्रॉइड का फोन ही हमने कंसिडर किया और हमने कहा कि हम अपने जो है वो वॉइस रिकग्निशन से भी ये कर सकते हैं कि उसको इनपुट दे दें, या फिर हम अपनी पेन से भी इनपुट दे सकते हैं कि वो डिजाइन कर सके। इन दोनों की कब क्या चाहिए ये फर्क है, ठीक है। अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ तो फिर मैं पेन के साथ नहीं अपने मोबाइल को इस्तेमाल कर सकती, फिर मैं क्या प्रेफर करूंगी कि जो मैं बोल रही हूँ उसको रिकग्नाइज करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड एनेबल द यूजर टू स्विच बिटवीन मेथड्स टू अकॉम्प्लिश अ सिंगल इंटरैक्शन, ठीक है। अब कीबोर्ड को डिसेबल नहीं करना पड़ता माउस को चलाने के लिए, या माउस को बंद नहीं करना पड़ता कीबोर्ड के चलाने के लिए। कंट्रोल सी भी चल जाता है और साथ ही में जाके माउस से भी क्लिक करते हैं तो भी चल जाता है। Do not require user to alternate between input devices to accomplish a single step,
ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि बाकी सारा तो मैं टेक्स्ट कीबोर्ड से टाइप कर रही थी, लेकिन सेव करते हुए उसने लाजमी कर दिया है कि सेव जो है वो जाके माउस से करो, कंट्रोल ऐसे होगा ही नहीं। तो इस तरह के काम जहाँ पे 2 इनपुट डिवाइसेस आपकी इन्वॉल्व हो जाएं या 2 से ज्यादा हो जाएं कंपल्सरी स्टेट में, के आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, जाके करना ही है ये माउस के साथ, वरना होगा ही नहीं। तो ये वाले जो है ना, ये बैड यूजर इंटरफेसेस हैं, ये बैड डिजाइन की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, तो ये हमारे डिजाइन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे जो हमने देखे, और अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि डिजाइन की गाइडलाइंस क्या हैं। डिजाइन की गाइडलाइंस, हम इस सेक्शन में हम क्या बता रहे हैं, डिजाइन की गाइडलाइंस जो यूजर इंटरफेस के लिए हमें चाहिए, और ये यूजर इंटरफेस के किन एस्पेक्ट्स पे लगती हैं, उनके कंट्रोल्स पे, उनके एक्शंस पे, डाटा ट्रांसफर पे, मैसेज हैंडलिंग कैसे होगी, यूजर की असिस्टेंस कैसे होगी, विंडोज और लेआउट्स कैसे बनेंगे, पोर्टफोलियोज कैसे बनेंगे, एक्सेसिबिलिटी कैसे होगी। ठीक है, तो इसके लिए व्हाट आईड लाइक यू टू सी इज के एक तो कंट्रोल्स कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, और फिर हम ये देखेंगे, एक पूरा चार्ट देखेंगे कि उन कंट्रोल्स के साथ हमें कौन कौन सी बातें जो है वो याद रखनी है, गाइडलाइंस उन कंट्रोल से एसोसिएटेड क्या है। पहले हमारे पास है इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स प्रोवाइड अ विजुअल इंडिकेशन फॉर अ फील्ड दैट रिक्वायर्स अ यूजर स्पेसिफाइड वैल्यू एंड फॉल्ट वैल्यू व्हेनेवर पॉसिबल। अच्छा, अब इसमें याद रखिए कि हमारे पास अपने दिमाग में आप एक इंटरफेस लेकर आए कि जिस तरह गूगल का एक इंटरफेस होता है कि गूगल के ऊपर जब आपने जीमेल के ऊपर अपना अकाउंट बनाना होता है तो वहां पे आपसे कुछ चीजें वो रिक्वायर कर रहा होता है कि अपना नाम मुझे बताइए, अपने ये मुझे बताइए, वो मुझे बताइए, फिर आप ये जो कैप्चा आपको नीचे दिया हुआ है उसको एंटर करें, वो एंटर करें, ऑडियो में कर ले नहीं तो, और फिर जो है फिर सबमिट दबाएं, फिर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा। उस परस्पेक्टिव से देखें कि अब हमने क्या करना है। प्रोवाइड अ विजुअल इंडिकेशन फॉर अ फील्ड दैट रिक्वायर्स अ यूजर स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, जहां पे यूजर से वैल्यू चाहिए वहां पे आपकी फील्ड के अंदर लिखा होना चाहिए कि क्या चाहिए। ठीक है, अगर एंटर नेम है तो इसके साथ कहीं आपके पास एंटर नेम होना चाहिए, और बेहतर ये है कि आप डिफॉल्ट वैल्यू भी दे दें कि एंटर नेम। ठीक है, या फॉर एग्जांपल आपने कहीं प्राइस लेनी थी किसी चीज की, तो आपने कहा कि प्राइस एंटर करो इस बॉक्स के अंदर, और आपने डिफॉल्ट प्राइस भी दे दी कि ये 0 से कम तो नहीं हो सकती, तो कम से कम 0 होगी। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं कि प्रोवाइड अ विजुअल इंडिकेशन फॉर अ फील्ड व्हेन एन इंडिविजुअल यूजर स्पेसिफाइड वैल्यू। फिर हम ये कर सकते हैं कि विजुअल इंडिकेशन दे सकते हैं फॉर एन इनवैलिड यूजर वैल्यू। अगर यूजर ने ये कर दिया है कि यूजर ने कोई इस तरह का स्पेसिफाई कर दिया जो कि इनवैलिड वैल्यू थी, यूजर ने इस तरह से कर दिया है कि अभी उसी प्राइस के अंदर उसने -36 लिख दिया है, तो दैट कैन नॉट हैपन। ठीक है, तो जैसे ही वो कोई इनवैलिड चीज देता है आप फौरन से उसको इंडिकेट कर दें, रेड कर दें इसको, या इसके साथ एकदम से कोई टेक्स्ट बॉक्स आ जाए जो ये बता दे कि आपने कुछ वैल्यू जो है वो गलत डाली है। फिर यूज अ कैप्शन सच एज अ लेबल और कॉलम हेडिंग और अ विंडो टाइटल विद द एसोसिएट ऑब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई कंट्रोल। ठीक है, अभी जो हम कह रहे थे कि एंटर नेम लिखें तो उससे ये पता चल जाए कि इसके अंदर एंटर क्या करना है। इंस्टेंटली अपडेट अ कंट्रोल व्हेन वैल्यू इट रिप्रेजेंट्स चेंजेस। ठीक है, कि जैसे अगर ये है कि हमने स्क्रॉल बार से, जिस तरह हमारे वो स्पीडोमीटर होते हैं गेम्स में, स्क्रॉल बार से हम कोई चीज चेंज कर रहे हैं और आपके पास एक न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अभी ये मिडिल में खड़ी हुई है, आप अब स्क्रीन की ब्राइटनेस के लिए जैसे हम करते हैं, मिडिल में खड़ा हुआ है तो ये 50% पे है, और जैसे ही आप थोड़ा सा लेफ्ट पे जाते हैं वो फौरन आपको बता देता है कि ये 50% से जो है अब 76% हो गया। तो जब ये कंट्रोल्स जो है ये जैसे जैसे आपका वो कंट्रोल चेंज होगा तो उसकी जो अपडेट है वो यूजर को इंस्टेंटली कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, यूज द कंट्रोल्स प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट रादर देन क्रिएटिंग न्यू वन। जो कंट्रोल्स अवेलेबल है वो यूजर को नोन है, यूजर की फेमिलियरिटी है उनके साथ, तो वही कंट्रोल्स यूज करें। डू नॉट चेंज द फंक्शन, इंटरैक्शन टेक्निक और अपीयरेंस ऑफ अ कंट्रोल प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, अगेन वही वाली बात, उन्हीं कंट्रोल्स को यूज करें, ख्वाह मखा चेंज नहीं करें। एंड देन कंट्रोल रिकमेंडेशंस। ठीक है, ये वो चार्ट है जिसके अंदर इसको जरूर अपने पास डिटेल से भी पढ़िएगा। अभी मैं आपको इसमें से सिर्फ 2-3 बता देती हूँ कि इसमें क्या है कि जो हमारे पास डिफरेंट कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं यूजर इंटरफेसेस के, उनके पर्सपेक्टिव से बता रहा है कि उनकी गाइडलाइंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कॉम्बो बॉक्स अगर बनाना है विद फर्स्ट लेटर नेविगेशन, कॉम्बो बॉक्स क्या है, एक आपके पास लिस्ट आ रही है
और इसके अंदर बहुत सारी कॉम्बिनेशन, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए। तो उसमें क्या हम कर सकते हैं कि एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे जाने के लिए या पूरी जैसे लिस्ट देखने के लिए, लिस्ट ऑफ कंट्रीज हमने देखनी है तो एक पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा होगा, एक हमारे पास कॉम्बिनेशन लिस्ट की ऑप्शन आ रही होगी। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि आप जैसे ही पी प्रेस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है पी से स्टार्ट होने वाली पहली कंट्री के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर अब फर्स्ट लेटर नेविगेशन के साथ डालें तो उसके साथ आप क्या करें कि 100 या 100 से कम एंट्रीज डालें, इससे ज्यादा नहीं डालें। ठीक है, टाइप ऑफ चॉइसेस क्या हो सकती है, वेरिएबल्स हो सकते हैं, सेटिंग चॉइसेस और ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट हो सकते हैं, डिपेंड कि हमने क्या करना है। शो कैसे होते हैं, हमें अल्फान्यूमेरिक फॉर्मेट में शो होते हैं। ठीक है, रिलेटिव स्पेस बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपको स्पेस वाला इशू है तो आप अपने इंटरफेस डिजाइन के ऊपर ये ना इस्तेमाल करें। सिलेक्शन टाइप सिंगल चॉइस, इसका जो एंड रिजल्ट आता है यूजर को एक ही वैल्यू एक ही टाइम के अंदर सेलेक्ट कर रहा होता है, मल्टीपल नहीं कर रहा होता। फिर इसी तरह ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्सेस हैं फर्स्ट लेवल नेविगेशन के साथ या फिर टाइप अहेड के साथ। टाइप अहेड में ये होता है कि आप उसके साथ टाइप करते जाते हैं तो वो नीचे वाले ऑप्शंस के साथ मैच कर लेता है। अगर इस तरह का आपने बनाया है तो फिर आप ये करें कि आप 1000 तक एंट्रीज उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स टाइप करके कर लेगा ना तो 1000 तक भी डाल ले। बाकी इसके वही वाले प्रॉब्लम्स हैं या वही वाली बातें हैं जो हमारे पास एक रेगुलर ड्रॉप बॉक्स के साथ, ड्रॉप डाउन के साथ थे कि अल्फान्यूमेरिक फॉर्मेट में शो होता है, स्पेस हाउएवर लो यूज करता है और इससे भी रिटर्न एक सिंगल चॉइस या सिंगल सिलेक्शन होती है। फिर इसी तरह रेडियो बटन्स हैं। रेडियो बटन्स क्या होता है, 1 फॉर ईच रेडियो बटन, नंबर ऑफ चॉइसेस। आपके रेडियो बटन्स के सेट में जो है वो एक ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक किसी तरह के 5 या 6 रेडियो बटन से ज्यादा ना बनाएं, 20 रेडियो बटन ना दिए हुए उनको इनमें से कोई एक सेलेक्ट करें। ठीक है, फिक्स्ड सेटिंग चॉइसेस होते हैं। अब इसके अंदर चॉइसेस जो है वो जो 6 अवेलेबल चॉइसेस है उसके अलावा कोई नहीं हो सकती, तो इस वजह से हम फिर रेडियो बटन्स बनाते हैं। ठीक है, शोन एज अल्फान्यूमेरिक फॉर्मेट में हमारे पास नजर आता है। स्पेस मीडियम इस्तेमाल करते हैं, न बहुत थोड़ी न बहुत कम, और इससे जो रिजल्ट निकलते हैं वो सिंगल निकलते हैं। ठीक है, फिर अगेन हमारे पास जैसे लिस्ट बॉक्सेस हैं। लिस्ट बॉक्सेस के अंदर जितने मर्जी आप एलिमेंट्स डाल लें, लिस्ट बॉक्सेस पे भी डिपेंड करेगा कि किस तरह की इनपुट है। अगर वेरिएबल इनपुट है तो उसके लिए आप लिस्ट बॉक्सेस यूज कर सकते हैं। अल्फान्यूमेरिक फॉर्म में भी दे सकते हैं और इवन ग्राफिक्स में भी दे सकते हैं, मतलब इमेजेस में भी दे सकते हैं। ये भी मीडियम टू हाई यूज कर सकते हैं, सिंगल टू मल्टीपल दे सकते हैं। ठीक है, तो इस सारे चार्ट में या आपकी किताब में भी अवेलेबल है, सारे के अंदर ये दिया हुआ है कि कौन कौन से कंट्रोल्स हैं और उन कौन कौन से कंट्रोल्स को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। और ये गाइडलाइंस जो हैं आपके लिए बन जाएंगी, आपको कैसे हेल्प करेंगी कि जब आप इंटरफेस डिजाइन करने बैठते हैं तो देन यू वुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम ऑन चूजिंग। आपको वो चॉइस करने में मसला नहीं होगा कि कौन सा यूज करें और कौन सा नहीं करें। फिर आज की आखिरी बात, विंडोज और लेआउट। विंडोज सिंपल आपको बता दूं कि एक जो वर्केबल एरिया होता है या एक जो डिस्प्लेड एरिया होता है उसको हम एक विंडो कहते हैं। एक जो हमारी स्क्रीन होती है वो हमारे एक विंडो के कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, और हम ये देख रहे हैं कि उसके लेआउट हम कैसे कैसे जो है डिजाइन करते हैं और क्या उसके अंदर हमारे पास कंसिडरेशंस होती हैं। A window is a visible area with defined boundaries within a screen. ठीक है, तो एक स्क्रीन के अंदर एक डिफाइंड बाउंड्रीज का एरिया हमारे पास एक विंडो है। साइज एंड लेआउट अ विंडो सो दैट द यूजर डज नॉट हैव टू स्क्रॉल टू सी इट्स एंटायरिटी। अब विंडो जो है वो एक जो वर्केबल एरिया है वो इतना लंबा ना करें कि हमें यूजर को उसको चेक करने के लिए स्क्रॉल डाउन करने पड़े। अगर स्क्रीन का साइज इस तरह है कि ये 400 इंटू 600 है, तो जो हमारी विंडो का साइज है वो भी 400 टू 600 से लेस या इसके इक्वल होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो फिर हमारे पास स्क्रॉल बार आ जाएगी और यूजर को नीचे जाके देखना पड़ेगा। पोजीशन द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ अ विंडो फॉर प्रोमिनेंट डिस्प्ले। ठीक है, तो जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो लेफ्ट पे दे दें, वो सबसे पहले उस पर नजर पड़ती है यूजर की। प्लेस कंट्रोल्स ऑफ लेस फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ व्यू so that the initial size of window is not large enough to display all controls। ठीक है, अगर इस तरह के भी आपके पास कंट्रोल्स हैं जो कम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं
स्क्रीन का साइज बड़ा है और सारा किसी सूरत नहीं आ सकता, तो फिर ये आपके पास ऑप्शन है कि जो कम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं उसको कहीं ऐसी जगह रखते हैं कि अगर वो ऑब्वियसली एकदम से नजर नहीं आ रहे तो भी खैर है, ठीक है, क्योंकि वो लेस फ्रीक्वेंटली होते हैं, वो यूजर को ढूंढने पड़ेंगे तो वो स्क्रॉल कर लेगा। प्रोवाइड द यूजर विद ऑप्शन टू स्केल और क्लिप द एरिया, ठीक है, वो उसको छोटा बड़ा कर सके, जैसे हमारी सारी वो विंडो की स्क्रीन होती हैं कि आप पकड़ के उनको ड्रैग करके छोटा कर लें या बड़ा कर लें। फॉलो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कन्वेंशंस फॉर अलाइनमेंट इन ऑर्डर ऑफ द पुश बटन्स, ठीक है, जो भी आपने उसके ऊपर बटन्स लगाने, जो बटन्स ये जिनके पीछे फंक्शनैलिटी है, उसके लिए आप जो बाकी सॉफ्टवेयर की थीम है उसी एक ही थीम के साथ चल रहे हैं, ठीक है, जिस पर्टिकुलर उसके लिए बनाया है आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया है उनकी हम थीम वायलेट नहीं कर रहे। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कन्वेंशंस, जिस प्लेटफॉर्म पे रन होगा उसकी जो कन्वेंशंस हैं वो जो जिस तरह फॉलो करता है उन्हीं पे हमारा अपने सॉफ्टवेयर का वो भी बन रहा है। लेफ्ट अलाइन पुश बटन्स इन अ ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन एट द बॉटम ऑफ द पेज और विंडो, ठीक है, जैसे ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशंस हैं या वेब एप्लीकेशंस हैं तो इनमें कॉमन ये होता है कि हमारे पास बटन्स लेफ्ट साइड पे बॉटम पे होते हैं। फाइन, आप भी जब बना रहे हैं कोई वेब एप्लीकेशन तो बॉटम पे लेफ्ट पे बनाएं, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन तो बॉटम पे राइट पे भी हो सकते हैं, लेकिन सबमिट का बटन कहीं भी टॉप पे नहीं होता, ठीक है, तो वो वाला काम नहीं करना। प्लेस पुश बटन्स एट द बॉटम ऑफ द विंडो इफ दे अफेक्ट द एंटायर विंडो, ठीक, तो वही सबमिट वाली बात कि अगर इसने सारे फॉर्म को सबमिट करना है तो फिर ये कहीं टॉप पे नहीं हो सकता, ये बॉटम पे ही हो सकता है। प्लेस द पुश बटन नेक्स्ट टू कंपोनेंट दैट इज एडजस्टेड बाय और एसोसिएटेड विद इट, ठीक है, जैसे रीसेट बटन होता है कि रीसेट ने अगर इस वाले फील्ड को रीसेट करना है तो उसके साथ ही इसको बनाए, ऐसे नहीं हो कि ये भी नीचे फॉर्म के साथ सबमिट के साथ रीसेट बनाओ, ठीक है, इसने खाली ये इसके साथ एसोसिएटेड है तो इसके सामने ही बनाए इसको। अवॉइड यूजिंग पुश बटन टू चेंज द साइज ऑफ द विंडो, साइज ऑफ द विंडो की चेंज करने की फीचर तो उसको देना है, लेकिन ये किसी बटन के साथ ना चेंज हो, वो जो इसका आपको एक टूल मिलता है जिसे आप ड्रैग करके चेंज कर सकते हैं वही आप क्रिएट करें, ठीक है। इनेबल द यूजर टू एडजस्ट द साइज ऑफ ईच कॉलम, अगर मल्टीपल कॉलम्स के अंदर वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है तो कॉलम्स को भी बड़ा छोटा करने की एबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई टेक्स्ट जो है अगर वो हमें सही से नजर नहीं आ रहा तो हम उसको थोड़ा एक्सपांड करके आराम से देख सकते हैं। Ensure that the width of the column, if not adjustable, is slightly greater than the length of the column, ठीक है, फिर अगर आपने एडजस्टेबल कॉलम्स नहीं दिए तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये देख लें कि उसकी विड्थ जो है या उसकी चौड़ाई जो है उसकी लंबाई से ज्यादा रहे, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है तो चौड़ाई जो है वो इसकी लंबाई से ज्यादा रहे। फिर यूज व्हाइट स्पेस एंड इंडेंटेशन टू ग्रुप कंट्रोल्स, जैसे रेडियो बटन्स में होता है कि रेडियो बटन्स का हम ग्रुप बनाते हैं तो फिर ही वो चलता है, फिर ही वो इन सारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके देता है, तो उनके लिए अब अगर ये सारे लेफ्ट इंडेंट होंगे तो हम एक सक्सेसफुली ग्रुप वाला विजुअल अपील उसको दे सकते हैं, ठीक है। यूज अ ग्रुप बॉक्स ओनली व्हेन अ ग्रुप हेडिंग और व्हाइट स्पेस डज नॉट विजुअली डिस्टिंग्विश ग्रुप्स और फील्ड्स इन अ विंडो, ठीक है, ग्रुप बॉक्स भी बनाया जा सकता है लेकिन ये सिर्फ तब क्रिएट करें कि जब आप ये इन तरीकों से एक ग्रुप की फॉर्मेशन नहीं कर सकते तो तब फिर हम एक्सप्लिसिटली ग्रुप बॉक्सेस भी यूज कर सकते हैं। स्टेटस एरिया जरूर डालें, स्टेटस बार डालें जो ये यूजर को बता दे कि अभी क्या स्टेट है, टाइटल बार डालें, मेन्यू बार डालें, ठीक है। फिर प्लेस द कर्सर ऑन द डिफॉल्ट पुश बटन व्हेन द यूजर प्रेसेस टैब और बैक की, ठीक है, अब जैसे ये होता है कि हमारे पास वेबसाइट्स में यही होता है कि हमारे ऑटोमेटिकली एंटर दबाने से सबमिट दब जाता है, ठीक, तो हमारा कर्सर जो है वो हमारे एक्टिव उसके ऊपर या डिफॉल्ट पुश बटन के ऊपर डला हुआ होता है, ठीक, और इसी से टैब से आप एक बटन से दूसरे और दूसरे से तीसरे पे जा सकते हैं, बैक टैब की से भी आप बटन्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। मूव द कर्सर बिटवीन द फील्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, फील्ड्स के अंदर भी हम कर्सर के थ्रू मूव कर सकते हैं, अगर मैंने 4 फील्ड्स एंटर करनी है तो सबसे पहले वो यहाँ पे होता है, सबसे पहले जब आप कुछ भी एंटर करते हैं इधर होता है, अगर आप टैब दबा दें तो इधर करेगा, नेक्स्ट टैब दबा दें तो इधर करेगा, तो टैब 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 से आप नेक्स्ट 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 पे जा सकते हैं, बैक टैब से इसी तरह पीछे जा सकते हैं। मूव कर्सर बिटवीन द फील्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम जब टैब की प्रेस होती है और लेफ्ट टू राइट एंड बॉटम टू टॉप जब बैक टैब की प्रेस होती है तो। एंड ऑलवेज प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन,
ठीक है, जो जो आइटम्स आपने बनाए हैं, जो जो उसके ऊपर दिए हुए हैं आपके इंटरफेस के ऊपर, अगर कंट्रोल्स दिए हुए हैं, रेडियो बटन्स दिए हुए हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो उनके साथ कोई लेबल्स एसोसिएट करें ताकि मालूम हो कि ये क्या है। इंक्लूड प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है, एमएस वर्ड चल रहा है। फॉन्ट या फॉन्ट फैमिलीज जिनके अंदर बनाएं वो आपको एक सेट दिया हुआ है, प्रेफरेबल होता है कि इन्हीं के अंदर बनाएं। बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट करते हैं तो फिर वो जो है वो अनफेमिलियर टू यूज़र हो जाता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस विंडोज़ वगैरह के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इन्हीं सेलेक्टेड फॉन्ट्स में से कुछ आप करेंगे, या फिर यूज़र के जो कंट्रोल पैनल है उसमें से आप कोई ना कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। टास्क बार दे सकते हैं बॉटम पे, जो आप ये बता देगा कि अभी जो है कौन कौन सी विंडोज आपके पास चल रही हैं, कौन कौन से एक्टिव वो चल रही हैं। जैसे आपके अक्सर इसमें होता है कि डेव सी के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स खुल जाते हैं, एक ही टाइम पे 6 फाइल्स भी खुल जाती हैं, तो उसमें फिर हमें बताना पड़ता है कि करंटली कौन से वाली है। लिस्ट और डिस्प्ले ऑफ ऑल एक्टिव टास्क वो दिए जा सकते हैं। ट्रंकेट ईच टास्क टाइटल विद एन एलिप्स अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, आप अगर 26 टैब्स खोल लें मोज़िला फायरफॉक्स के अंदर तो वो सबके पूरे नाम तो नहीं डिस्प्ले कर सकता, फिर डॉट 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 आने लग जाता है, वो वाला काम करें। डिस्प्ले फुल टाइटल व्हेन यूजर मूव्स ऑन द माउस, जब उसमें से कोई एक टैब सेलेक्ट हो जाता है तो फिर उसका पूरा नाम आने शुरू हो जाता है। एनेबल द यूजर टू इजीली स्विच बिटवीन देम, आप टैब के उससे टैब दबा के टैब की की से आप शिफ्ट कर सकते हैं एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी में। प्रोवाइड अ क्लोज शॉर्टकट, ये बहुत कॉमन है, सबको चाहिए होता है, ये जरूर क्रिएट करें। क्लोज ऑल ऑप्शंस, एक ही वर्ड की ही 6 फाइल्स खुली है तो वो सारी क्लोज हो जाएं, लेकिन इनको क्लोज करने से पहले यूजर से कंफर्म जरूर करा लें कि ये करना है कि नहीं करना। डू नॉट प्लेस डॉक्यूमेंट लिंक्स इन कैप्शंस, वेब पे टाइटल्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स के लिंक्स ना करें वरना टैब डिफरेंटली बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी आज हमने गाइडलाइंस देखी, डिजाइन के प्रिंसिपल्स देखे जिनसे हमने अपने यूजर इंटरफेस का ख्याल रखना। यूजर इंटरफेस के हिसाब से इतनी बातें, ठीक है। इंटरफेस, यूजर इंटरफेस है क्या हमारा? वो कम्युनिकेशन मीडियम है जो एक सॉफ्टवेयर को एक यूजर के साथ एसोसिएट करता है, ठीक है। अच्छे से क्यों बनाना है? क्योंकि अगर ये सही बनेगा तो फिर हमारा यूजर हमारे सिस्टम को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकेगा। कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के इसके फ्रेंडली होना चाहिए, इसको यूजेबल होना चाहिए। फिर कुछ गाइडलाइंस हैं कि इसको हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। और आज जो हमने एंड में कवर किए हैं गाइडलाइंस, उसमें हमने ये देखे हैं कि कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं, कंट्रोल्स की चॉइसेस हमने कैसे करनी है, किधर हमने जो है वो बटन लगाना है, टेक्स्ट एरिया लगाना है, लिंक लगाना है, रेडियो बटन लगाना है, ये सारे हमने डिसाइड किए। और फिर हमने ये देखा कि इन्हीं कंट्रोल्स के बाद जब विंडोज की बात होती है या लेआउट्स की बात होती है तो उन लेआउट्स के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, कहाँ पे हम इस तरह कर सकते हैं कि हम अपने विंडो की स्क्रॉलिंग एबिलिटी रख सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं, कहाँ पे हमें करना चाहिए कि हम टैब की के साथ या शिफ्ट के साथ जो है शिफ्ट टैब के साथ, बैक टैब के साथ हम डिफरेंट जो अपनी टेक्स्ट फील्ड्स हैं उनमें नेविगेशन की एबिलिटी अपने यूजर को दें और कैसे दें, ये वाले हमने देखे। तो बेसिकली हमने ये सारा कवर किया है कि इंटरफेस क्या है, यूजर इंटरफेस क्या है, कैसे बनाना है, क्या बनाओगे तो अच्छा बनेगा, क्या उस अच्छा बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो है फॉलो करनी है, कौन सी गाइडलाइंस जो है वो अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो आप प्लीज रिमेम्बर, जब भी आपने सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपने इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करके बनाना है। कमर्शियल सॉफ्टवेयर हमेशा इन गाइडलाइंस पे बनते हैं और इन गाइडलाइंस पे जज होते हैं, ठीक है। That's all for today. Next time, inshallah, we'll meet with another interesting topic. Till then, thank you so much.